अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड स्टार्ट किए हुए हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द आईओसीडीज़ में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसी डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम जो है ना क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने कुछ डिवाइसेस डिस्कस किए हुए थे। आज का जो असल में हमारा टॉपिक होगा ना टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, तो इसमें हम सर्जरीज के बारे में बात करेंगे। मतलब ऐसी प्रोसीजर जिसमें परमानेंट सीजेशन हम करते हैं। ठीक है, परमानेंटली सीज करते हैं किस चीज़ को, जो स्पर्म होते हैं या मतलब जो फीमेल होती है उसकी जो प्रेगनेंसी की जो वो है ना कंसीवनेस, उसको हम ख़त्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसीजर, विद द हेल्प ऑफ ए सर्जरी। तो टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है। सो द टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द परमानेंट मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। एक बात आपने याद रखनी है कि जो टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ना, ये हमारे पास परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। मतलब इसमें कोई भी जो है ना रिवर्सिबिलिटी नहीं है। एक बार आपने टर्मिनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इख्तियार कर लिए, पर आपका जो है कॉन्ट्रासेप्शन है ये परमानेंट होगा, फिर आप जो है ना मतलब प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड, और इसको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द स्टेरिलाइजेशन इज डिफरेंट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है ये दोनों में होते हैं, मतलब ये मेल में भी होते हैं और ये फीमेल में भी होते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी होती है कि परमानेंट तो है, परमानेंट है, लेकिन इसमें ये मेल के लिए भी की जा सकती है और फीमेल के लिए भी की जा सकती है। तो इट्स मीन कि जो मेल स्टेरिलाइजेशन है उसका अलग प्रोसीजर होगा और जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है उसका एक अलग प्रोसीजर होगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम मेल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो मेल स्टेरिलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं और ये क्या होती है और ये किस तरह से होती है, आज जो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी किस चीज़ को कहते हैं, मतलब जो मेल स्टेरिलाइजेशन होता है उसकी जो प्रोसीजर होती है, उसकी जो ऑपरेशन होता है, उसको हम वेजेक्टोमी भी कहते हैं। इट इज़ सिंपल ऑपरेशन डन अंडर द लोकल एनेस्थीसिया एंड डज नॉट नीड हॉस्पिटल स्टे। मतलब ये तो छोटा सा ऑपरेशन होता है और इसके लिए कोई हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं होती। विद द हेल्प ऑफ लोकल एनेस्थीसिया हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। मतलब ये क्या है कि ये एक परमानेंट प्रोसीजर है, परमानेंट हो जाता है। एक दफ़ा आपने वेजेक्टोमी कर ली तो आप इसके बाद जो है ना कोई भी आपकी जो स्पर्म है वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो जो है ना फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस करें। ठीक है, तो इट इज़ अ परमानेंट प्रोसीजर एंड इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। जो सेक्सुअल बिहेवियर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हो जाता है कि आपकी जो स्पर्म्स है वो इस काबिल नहीं रहती कि फिर वो फर्टिलाइजेशन की जो है ना काबिल रह सके। ठीक हो गई बात। सो मेल स्टेरिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वेजेक्टोमी, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट दैट ही विल नॉट बिकम स्टेराइल इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन एंड रिमेन फर्टाइल फॉर 6 to 8 weeks आफ्टर ऑपरेशन till all the sperms between the site of vasectomy and the point of ejaculation are expelled। क्या मतलब है अब। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी ये इसको हम क्लियर कर लेना तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब आप प्रोसीजर कर लेना, प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, तो पेशेंट को आपने ये बताना है कि आप जो है ना अभी स्टेराइल नहीं हुए। स्टेराइल का मतलब ये है कि आपकी जो वेसेक्टोमी हुई है उसकी असरात इतनी जल्दी नहीं होंगे, आप फर्टाइल होंगे। यू आर एबल टू फर्टाइल, मतलब आपकी जो प्रोसीजर हुई है अभी वो इतनी जो है ना मतलब वहाँ पे स्पर्म्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो अगर आप जो है ना मतलब कॉइटस करेंगे तो उसके साथ जो है ना आपकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दैट स्पर्म। तो मतलब 6 to 8 weeks जो है ना आपने फिर भी अवॉइड करना होता है। ठीक है, फिर भी जो है ना जिससे जिस तरह पहले आप जो है ना मतलब जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे थे उस मेथड को यूज़ करें, लेकिन अगर आपने वेजेक्टोमी कर ली तो वेजेक्टोमी के बाद भी 6 से 8 हफ्तों तक जो है ना आपके स्पर्म का वो इफेक्ट होता है कि वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, जब तक जो वेजेक्टोमी हुई है और जो स्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो जब तक एजैकुलेट ना हो जाए ना तब तक उसका असर ख़त्म नहीं होता। तो मतलब ये ख्याल है कि मेल स्टेरिलाइजेशन के बाद भी 6 से 8 वीक्स तक आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, सो द semen analysis for sperm count is recommended after 6 to 8 weeks until two consecutive counts are negative। क्या मतलब है इसका,
कि कभी कभार फिर जो है ना मतलब जब 6 से लेकर 8 वीक तक गुजर जाए तो फिर आपने सीमन एनालिसिस करना होता है, और सीमन एनालिसिस में ये देखना होता है कि मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो है नहीं, मतलब उसमें स्पर्म काउंट जो है ना देखना पड़ता है। तो अगर वो काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो आपकी जो फर्टिलाइजेशन पावर है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गई बात, तो ये बात आपने याद रखना है। सही। अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब अगर आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब एक कॉम्प्लिकेशन असल में ये कि इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब कोई जो है ना अनस्टेराइल कंडीशन में आपके प्रोसीजर हो, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। और इसके अलावा हेमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल, इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल स्टेरिलाइजेशन की, मतलब जो जो स्पर्म है उसको हम इस फर्टिलाइजेशन की जो पावर है वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं फीमेल स्टेरिलाइजेशन की तरफ। तो फीमेल स्टेरिलाइजेशन क्या चीज़ है? सो द फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज़ डन बाय द ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन का क्या मतलब है कि जो मिसाल के तौर पर ये अगर हम इस डायग्राम को देख ले, तो ये अगर हमारे पास फिलिपियन ट्यूब्स है ना, फिलिपियन ट्यूब, अगर आपको रिप्रोडक्टिव का नहीं पता, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का नहीं पता, तो ये आपको समझ नहीं आएगा। फिलिपियन ट्यूब होता है इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ट्यूबल लाइगेशन, इसको हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से ब्लॉक करते हैं। तो अगर ये यहाँ तौर पर ब्लॉक हो गया तो स्पर्म आएगा लेकिन वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो है ना फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इसको हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। हम इसको जो है ना यहाँ पे बंद कर देते हैं। अच्छा, तो female sterilization, it is done by the tubal ligation and it is a simple operation done under the local anesthesia and does not need a hospital stay। वही बात है, this is a permanent procedure and it has no effect on the sexual behavior of the patient। वहाँ पे हम वेजिक्टोमी करते हैं, यहाँ पे हम ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। अब ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, और ये किस तरह से हम करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स जो है ना हम परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं अभी आपको इंटरनेट पे दिखा भी दूंगा कि ये इस तरह से होता है। अच्छा, सो ट्यूबल लाइगेशन, अब इस ऑपरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सो द ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज फॉर ट्यूब लाइगेशन आर मिनी लेप्रोटमी, लेप्रोस्कोपी, कॉल्पोटमी एंड कल्डोस्कोप। ठीक है, अब ये सारी क्या चीज़ें होती हैं इसको हम देखेंगे इंटरनेट पे। ये कुछ प्रोसीजर्स है, मतलब लेप्रोटमी है तो उसके लिए जो है ना एब्डोमिनल में कट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन की जाती है। लेप्रोस्कोपी है तो मतलब स्मॉल सा एक जो है ना इंजेक्शन किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि मतलब फॉर द मेजर प्रोसीजर्स के लिए जो है ना ये यूज़ होता है। कल्पोटमी हो गई, कल्डोस्कोपी हो गई, तो ये सारी प्रोसीजर्स है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको यहाँ पे छोड़ के वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्यूब लाइगेशंस आर, अब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सो इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है एंड एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। ठीक हो गई बात कि हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ट्यूब लाइगेशन की, तो वो इन्फेक्शन है, ब्लीडिंग कॉज हो सकती है और एयर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म होगा लेकिन एयर एम्बोलिज्म। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्यूब लाइगेशन। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा फीमेल स्टेलाइजेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट टॉपिक्स हैं उसको भी हम इसमें कवर कर लेते हैं कि कौन सी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी को रिकमेंड करना है तो कौन सी रिकमेंडेशन आपने देनी होती है। सो रिमेंबर वन थिंग, एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स ये हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कि इट शुड बी रिलायबल होना चाहिए, इट शुड बी चीप, मतलब इतना महंगा ना हो कि हर कोई इसको अफोर्ड ना कर सके। इट शुड बी इजीली अवेलेबल फॉर द यूज़, मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। देयर शुड बी नो साइड इफ़ेक्ट्स कम होने चाहिए। इट शुड बी रिवर्सिबल होना चाहिए। जिस तरह से मतलब अगर हम फीमेल स्टेलाइजेशन या उसकी बात करें तो वो रिवर्सिबल नहीं है। अच्छा, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टनर्स, मतलब ये एक्सेप्टेबल हो बोथ पार्टनर्स को। द टेक्निक ऑफ इट्स यूज इज सिंपल, टेक्निक सिंपल हो, रिलायबल हो, चीप हो, अवेलेबल हो, साइड इफेक्ट्स कम हो, रिवर्सिबल हो, तो ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो
आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब आपने ऑलरेडी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब हमारे पास आइडियल कौन सा है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मोस्ट कॉमनली यूज जो है ना वो बैरियर मेथड्स होते हैं, क्योंकि उसमें ये वाली बातें जो है ना सारी आ जाती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अच्छा, दिस डिपेंड्स, अब ये जो है ना किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द यूज़र एंड द एफिकेसी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब ये डिपेंड करता है कि यूज़र जो है ना वो किस तरह से है और एफिकेसी क्या है, मतलब काम कौन सा जो है ना अच्छा कर रहा है। So the widely used methods in the country are the IUCDs and the liquefied contraception in female and condoms in the male। क्या मतलब है, वही बात हो रही है कि IUCDs यूज़ होते हैं या oral pills जो है ना वो यूज़ होती है या इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ होते हैं। और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में हमारे पास कॉन्डम जो है ना वो बहुत कॉमन है। तो ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन, डिपेंड करता है ऑन द यूज़र एंड द एफिकेसी की बात जब हम करते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये कुछ शॉर्ट से टॉपिक से आपसे जो है ना पूछा जा सकता है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो कौन सा होना चाहिए, तो इसमें ये वाली बातें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जो है ना दिखा देता हूँ वो जो प्रोसीजर्स थे, लेप्रोटमी, लेप्रोस्कोपी और कल्पोटमी किसी चीज़ को कहते हैं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे अभी आ जाते हैं। तो लेप्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है? लेप्रोस्कोपी इज़ द टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पे आप देख लें, लेप्रोस्कोपी इज टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर दैट अलाउज द सर्जन टू एक्सेस द इनसाइड ऑफ द एब्डोमेन। मतलब हम इसमें जो है ना प्रोसीजर ऐसा है कि इनसाइड द एब्डोमेन हम देखते हैं एंड पिल्विस में भी हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम तो एब्डोमेन से रिलेटेड नहीं है ना, पिल्विस से रिलेटेड है। क्योंकि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फीमेल स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इसमें कोई लार्ज इंजेक्शन नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया लेप्रोस्कोपी। अगर आपको मैं यहाँ पे तस्वीर दिखा दूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा। एक मिनट, ये अगर आप देख लें मिसाल के तौर पर, ये पिक्चर अगर आप देख लें तो ये लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। ये लेप्रोस्कोप है हमारे पास और इस तरह से ये इनसाइड एब्डोमेन और इन जो पेल्विक एरिया है हम उसको जो है ना देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर हो गया। अच्छा, इसके अलावा लेप्रोटमी की अगर हम बात करें तो लेप्रोटमी क्या चीज़ होती है? ये भी एक प्रोसीजर ही है, लेकिन इसमें सर्जिकल इंजेक्शन टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड फॉर व्हाट द डायग्नोसिस एंड प्रिपरेशन ऑफ द मेजर सर्जरी। तो ये भी कभी कभार होता है। इसके अलावा कल्डोस्कोपी की अगर हम बात करें तो कल्डोस्कोपी में क्या चीज़ होती है? कल्डोस्कोपी में द इंट्रोडक्शन ऑफ ए व्यूइंग ट्यूब कॉल्ड एन इंडोस्कोप और कल्डोस्कोप, ठीक है, थ्रू द एंड ऑफ द विजाइना इनटू द रेक्टो यूट्रीन पाउच। इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ ए व्यूइंग ट्यूब, मतलब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्डोस्कोप। अच्छा, ये वाला अगर आपको नज़र आए, ये थोड़ा सा पिक्चर जो है ना वो इतने क्लियर नहीं है। अच्छा, ये अगर आप देख ले तो ये हमारे पास क्या है? कल्डोस्कोप है। तो इसको हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि अंदर की प्रोसीजर क्या है। विद इन द यूट्रस जो है ना जो एनाटॉमी है हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कल्डोस्कोप कहते हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं खुल रही कि मतलब वो थोड़ी सी लार्ज हो। एक मिनट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कल्डोस्कोप भी एक प्रोसीजर होता है, मतलब एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द हेल्प ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की हद तक इसको जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी यहाँ पे नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है? ये कल्डोस्कोप हो गया। ये हमारे पास ये जो है ना विजाइनल स्ट्रक्चर्स है, तो इसको हम इस तरह से देख रहे होते हैं। अच्छा, तो जब भी फीमेल स्टरलाइजेशन होती है उसमें ये प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास है कल्पोटमी। तो कल्पोटमी क्या चीज़ होती है? कल्पोटमी को अगर हम देख ले, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेशन दैट इज मेक इन द बैक ऑफ द बैक वॉल ऑफ द विजाइना। जो बैक वॉल ऑफ द विजाइना है ना, वहाँ पे हम एक कट लगाते हैं फॉर द हेल्प ऑफ फीमेल स्टेरिलाइजेशन, फॉर दी टू रीच दी टू रीच दी फिलिपियन ट्यूब। जो हमारे पास फिलिपियन ट्यूब है ना, उस तक पहुंचने के लिए हम बैक ऑफ द वॉल ऑफ द विजाइना हम क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं और उस विद द हेल्प ऑफ दैट वी यूज टू डू ए ट्यूबल लाइगेशन। हम ट्यूबल लाइगेशन कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो है ना ये यूज होते हैं फॉर द फीमेल स्टेरिलाइजेशन। ठीक हो गई बात। अच्छा,
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, और इनफर्टिलिटी हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑफ दिस चैप्टर। फिर उसके बाद जो है ना हमारा चैप्टर ख़त्म होगा और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि इससे पहले जो हमारे दो टॉपिक्स है, जो दो चैप्टर्स है, एक है सैनिटेशन, एक है हमारे पास वाटर सप्लाई, वो मैंने छोड़े हुए हैं। जब हम इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक करेंगे, इम्यूनाइजेशन को क्लियर करेंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना वो वाले चैप्टर्स हम आखिर में कर लेंगे, क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक्स है और ये वाले एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस वजह से ठीक हो गई बात। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ मैं पैथोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड कर रहा हूँ, और पैथोलॉजी के ऑलमोस्ट दो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो है ना उसको कंटिन्यू कर लूँ। और इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी की है ना वो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स रहते हैं, इंशाल्लाह एंटीबायोटिक्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम।